हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ द डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास। इस बार पॉलिटी की क्लास 5, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अगर आपको पता है प्रियम्बल के बाद पहली पार्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ है, पार्ट 1 वो क्या है? वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बिल्कुल संविधान को हम लोग बेस से प्रो लेवल तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर्स आर फ्री टू ऑल, इससे आप नोट्स बना लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपको पता है पहली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसके क्षेत्र में आने वाली जो भी विभिन्न पार्ट्स है, सेक्टर्स है, सेगमेंट्स है, वो सब आती है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन यानी भारत के अंदर जो कुछ भी है उसको कंप्लीट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 1 to 4। पहले देखते हैं आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। देश का नाम और देश का अंदर जो लोग हैं, लोग नहीं, जो सेगमेंट्स है, जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनके नाम पहले देखते हैं, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। यानी टोटल कितने स्केड्यूल्स है? टोटल 12 स्केड्यूल है। उसमें से जो पहला स्केड्यूल है उसमें, मतलब आर्टिकल में क्या होता है, देखिए आर्टिकल में क्या होता है, यहाँ पर बता दिया कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हालांकि वो नेम की कंप्लीट लिस्ट, टेरिटरी की कंप्लीट लिस्ट अगर आपको देखनी है, हम लोग आर्टिकल में नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ जाएगी शेड्यूल 1 में। क्यों? ऐसा अगर करने जाए तो संविधान काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर ऐसा डॉट दे के लिख देते हैं कि रेफर्ड टू शेड्यूल 1। तो अगर आपको डिटेल लिस्ट देखनी है, आपको शेड्यूल 1 में जाना पड़ेगा, बट हम लोग यहीं पर देख लेंगे, ठीक है। इंडिया दैट इज़ भारत, तो बता दिया उसके अंदर क्या क्या है, कहाँ देखना पड़ेगा? फर्स्ट शेड्यूल में देखना पड़ेगा, बट हम लोग यहीं पर देख लेंगे। द टर्म यूनियन इंडिकेट्स दैट इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूनियन लिखा है और यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, यानी जितने भी राज्य है, 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ऐसा नहीं है इन लोग सब मिलकर डिसाइड किया चलो हम लोग यूनिटी एक जैसा मिल के रहेंगे और हम लोग का एक देश होगा, उसका नाम होगा इंडिया। नहीं बाबू, ये पूरा गलत है। ये लोग मिल के देश नहीं बनाए। देश को अगर हम लोग विभिन्न पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ताकि देश को बढ़िया से गवर्न किया जा सके छोटे छोटे भाग में। अभी इतना बड़ा मान लीजिए प्लॉट है, इसका राजा यहाँ पर बैठेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सबका एक एक राजा बिठा देंगे। तो ऐसा नहीं है ये चारों मिल के ये प्लॉट बना, नहीं बाबू, ये प्लॉट था, प्लॉट को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के लिए 4 भाग में डिवाइड किया गया है। आपकी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से आपको बिठाया गया है। The term union indicates that it is not an agreement between the states who have no right to secede from the union। राज्य का कोई भी अधिकार नहीं है देश से अलग होने का। टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यहाँ पर क्या था? नेम मतलब इंडिया दैट इज भारत। अब टेरिटरी देख लेते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है? स्टेट्स आता है, यानी राज्य। यूनियन टेरिटरीज यानी जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो जगह, एंड सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। यानी अपने पहले जो टेरिटरी यहाँ पर डिफाइन, नेम में तो पता चल गया इंडिया दैट इज़ भारत। टेरिटरी में कौन है? एक है राज्य यानी स्टेट्स, दूसरे है यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरे में ऐसा कोई भी अदर चीज़ जो भारत सरकार कल को हड़प ले, अंदर ले जाए, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का आसपास एक छोटा सा आइलैंड है, तो कल को अगर भारत यहाँ पर आर्मी भेज के इसको कब्जा कर लेता है, तो ये वाली पार्ट भी भारत का बिल्कुल एक अहम हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये राज्य यानी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 चीज़ से भारत देश बनता है। बट पहला ऐसा नहीं था। पहला कैसा था? द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज हैव बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये अब है कि फर्स्ट शेड्यूल में जाओ, सारे 28 के 28 राज्य
8 यूनियन टेरिटरीज और एनी अदर टेरिटरी जो भी एक्वायर किया गया है भारत सरकार द्वारा, सब फर्स्ट शेड्यूल में। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, जितने भी चीज़ें थे जो कि ब्रिटिशर्स से हमें मिले थे, उनको हमने 4 भाग में विभाजित कर दिया था, जिसका नाम था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में था 9 प्रोविंसेस विच वेर अंडर ब्रिटिश इंडिया। 9 प्रोविंसेस जैसे मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, आगरा प्रोविंस, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे टोटल 9 प्रोविंस जो ब्रिटिशर के टाइम में चले आ रहा था, उसको हमने पार्ट ए में रखा हुआ था। ये आज़ादी के टाइम की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था, पार्ट ए में था। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे कि जौनपुर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी राजा महाराजाओं के अंडर में थे, उन्हें हमने पार्ट बी में रखा था। और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स, यानी आज जो हम लोग बोल रहे हैं ना, एनी अदर स्टेट एक्वायर बाय एनी अदर टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब पार्ट सी में थे। और अंडमान और निकोबार को स्पेशल स्टेटस यानी पार्ट डी में रखा गया था। कुल 4 भाग में हमने तब की टेरिटरी को 4 भाग में विभाजित किया था। बट बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, 7वां संशोधन जो 1956 में हुआ, उसके तहत ये चारों लिस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और तब से मात्र हमारे पास 3 चीज़ है, एक है स्टेट, दूसरी है यूनियन टेरिटरीज और है एनी अदर टेरिटरी। ये पार्ट ए, बी, सी, डी ये सब हमने सब हटा दिया। ठीक है, लिखा है नो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी। पहला था क्या, स्टेट्स, उसके बाद था यूटीज और उसके बाद था एनी अदर टेरिटरी। एनी अदर टेरिटरी यानी अगर कोई चीज़ को भारत सरकार कब्जाना चाहती है तो उसके लिए कोई भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आर्मी भेजो, अंदर ले लो, बाद में उसका नामकरण कर देना, जो कि अभी हम लोग पार्ट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में लिखा है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यानी कोई टेरिटरी पहले भारत का हिस्सा ही नहीं थी, उसको अगर अंदर ले ले हम लोग, ये मान लीजिए पहले बाउंड्री ऐसी थी, अब बाउंड्री को हम लोग यहाँ से ऐसे मिटा के ऐसी बाउंड्री बना दिए, तो ये क्या भारत के अंदर आ गया। तो इन सब चीज़ों जहाँ पर बाहर से जो एग्जिस्ट अभी नहीं करता तो उसको अंदर लाना है, वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन, जो संघ की अभी तक पार्ट नहीं थी उसे अगर हथियाना हो, आर्टिकल 2। और जो ऑलरेडी पार्ट में है, मान लीजिए जैसे पहले था अपना आंध्र प्रदेश, ये ऑलरेडी पार्ट में था, अब इसको 2 भाग किया गया, एक भाग बना तेलंगाना और फिर दूसरा जो बच गया उसको फिर से नाम आंध्र प्रदेश दे दिया गया। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं उस जगह के साथ जो ऑलरेडी हमारे अधीन है, हमारे कब्जे में है। तो तब लगेगा आर्टिकल 3 जो अपने ऑलरेडी कब्जे में है। ठीक है, आपको बिल्कुल फिलोसॉफिकल लेवल से समझना होगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर और ये 1 वर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ये फिलोसॉफिकल डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स यानी नए, मतलब बाहर से नहीं लाना है, जो है उसको विभाजन करना है। न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, चेंज ऑफ नेम ऑफ अ स्टेट, अगर ये सब कुछ भी करना है आर्टिकल 3। ठीक है, बट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में एक और डिफरेंस है। क्या, द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल शैल रेफर इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब मान लीजिए आंध्र प्रदेश को हम लोग 2 भाग करने वाले हैं, एक तेलंगाना बनने वाला है, एक आंध्र प्रदेश बनने वाला है। तो पहले क्या, जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पर प्रेसिडेंट इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई तुम्हारे राज्य के साथ हम लोग कुछ छेड़खानी करने वाले हैं। फॉर इट्स ओपिनियन, राज्य का एक मत लेने के लिए विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दे देंगे कि 1 सप्ताह 7 दिन के अंदर तुम लोग बताओ कि हम लोगों के इस आइडिया के बारे में तुम लोग का क्या ख्याल है। बट भेज दिया इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से नीचे हो गई और जब तक ये लोग ओपिनियन नहीं देते हम लोग बिल लेके बैठे रहेंगे। नहीं बाबू, वैसा नहीं होता, भेजा फॉर्मेलिटी के लिए था। ठीक है, द बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इवन इफ द ओपिनियन हैज़ नॉट कम। राज्य अपना ओपिनियन दे ना दे, छेड़छाड़ करना तो तय है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य के अधीन नहीं है केंद्र सरकार, अगर उसने कुछ डिसाइड किया है पार्लियामेंट ने, वो तो होके रहेगा। पूछ दिया बोल के ये नहीं कि तुम्हारे अंडर बैठ गया। ठीक है,
द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेसेसरी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत कुछ भी करना है पहले प्रेसिडेंट के थ्रू से होके जाना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ आर्टिकल 2। कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? इसकी भी बहुत फंडामेंटल रीज़न है, फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 3 में प्रेसिडेंट की अनुमति ज़रूरत पड़ती है, आर्टिकल 2 में नहीं पड़ती है। इफ़ द ओरिजिनल बिल इज इंटेंडेड टू बी अमेंडेड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रेफर अमेंडमेंट्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर अगेन। यानी मान लीजिए हमने पहले बोला था कि आंध्र प्रदेश को 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा, एक आंध्र प्रदेश, दूसरी तेलंगाना। तो राज्य ने अपना मत दे दिया कि ठीक है भाई करो, लेकिन उसके बाद कुछ और डिसाइड हुआ कि नहीं आंध्र प्रदेश को 3 भाग किया जाएगा, तो फिर से उसके मत लेने के लिए भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार पूछ लिया काफ़ी है। अब आर्टिकल 4 कुछ नहीं है। आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजेस किया जाना है वो सब क्या है, यहाँ पर लिखा है चेंजेस मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 शैल नॉट बी डीम्ड टू एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आंध्र प्रदेश को अगर 2 भाग किया जा रहा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है कि संशोधन बिल लाना पड़ेगा कि 100th अमेंडमेंट जो आंध्र प्रदेश को 2 भाग में करेगा। सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल देना कि आंध्र प्रदेश भाग हो गया, बस खत्म, ठीक है। कोई संशोधन, संविधान की कोई संशोधन इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आर्टिकल 4 बोलती है। बस 4 ही आर्टिकल पार्ट 1 में अपने थे, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आता है इसके तहत आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को यूज़ करके आज तक जितने भी राज्य बने हैं, जितने भी यूटीज़ बने हैं, उन सब के बारे में उनका काला चिट्ठा खोलने के लिए शुरू करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से जितने भी राज्य आज तक 28 के 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, सबके बारे में पढ़ेंगे। धर कमीशन सबसे पहले बिठाया गया था 1948 में, जिसने कहा था भाई कुछ भी हो जाए कभी भी राज्य को भाषा के आधार पे विभाजन मत करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से करना। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि अभी अगर हम लोग आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग करेंगे, ये बोल के कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु आदमी ज़्यादा है, तमिलनाडु में तमिल आदमी ज़्यादा है, कल को फिर उड़ीसा और बंगाल में से 2 आदमी निकलेंगे कि भाई हम उड़िया हैं, हमको उड़ीसा दो और हमें बंगाल दो। ये धर साहब ने कहा था। बट फ्यूचर में आपको तो पता है आज सब कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस यानी लैंग्वेज के बेसिस में ही सब विभाजन हो चुका है। तो उन्होंने ठीक कहा था, अगर किसी एक भी राज्य का आपने डिमांड पूरा किया, बाकी 100 राज्य आपके सामने आके खड़े रह जाएंगे कि मुझे भी विभाजन करो, हमारा आसाम है आसामीज़ लैंग्वेज में दो, उड़ीसा है उड़िया लैंग्वेज में दो, बंगाल है, जो कि सच में उनका भाषा, उन्होंने जो कहा था वो सच हो गया। तो धर कमीशन ने मना किया लिंग्विस्टिक आधार पर मत करना। फिर बिठाई गई JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू V से वल्लभ भाई पटेल और P से पत्ताभाई सीतारमैया, जिन्होंने फिर से कह दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। धर साहब ने मना किया, JVP ने भी मना कर दिया। बट तब कुछ एक बहुत 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 खतरनाक हुआ, डेथ ऑफ अमरजीबी इन 1953। असल में हुआ क्या था, 1953 में एक बहुत ही फादर ऑफ आंध्र प्रदेश जिन्हें कहा जाता है, पोटी श्रीरामुलु, जिन्हें अमरजीवी भी कहा जाता है, उन्होंने 56 डेज की एक अनशन में बैठ गए, आमरण अनशन, जहाँ पर वो अन्न त्याग कर दिए, खाना नहीं खाएंगे, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और कहा आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रोविंस से अलग करो। क्यों? आंध्र प्रदेश में तेलुगु साम्राज्य है, हम लोग तमिल के साथ मिल के नहीं रह सकते। तो एज़ यूजुअल भारत सरकार ने कहा बाबू धर कमीशन की रिपोर्ट देख लो, JVP कमेटी की रिपोर्ट देख लो, नहीं हो सकता, नई लैंग्वेज बेसिस पे नहीं करेंगे। तो 56 डेज़ के बाद पोटी श्रीरामुलु जी की डेथ हो गई, और जैसे ही डेथ हुई एंटायर तेलुगु कम्युनिटी उठ के भाई दिल्ली चलो सबको जला देंगे। तो माहौल इतना गर्म हो गया कि आफ्टर द डेथ ऑफ अमरजीवी इन 1953 इमीडिएट 2 दिन बाद आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। समझ पा रहे होंगे पावर ऑफ तेलुगु साम्राज्य, ठीक है। अच्छा, जैसे ही एक बना, धर साहब ने क्या कहा था, धर साहब ने कहा था एक बनाओगे बाकी 100 आएंगे, वही हुआ, बाकी 100 आ गए। तो इसीलिए सबकी डिमांड पूरा करने के लिए बैठ गया फजल कमीशन। फजल कमीशन क्या कहा, द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेड टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मेनी अदर स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। Thus, a commission under the chairmanship of Mr. Fazal Ali and 2 other members, K.M. Panikkar और H.N. Kunzru,
3 मेंबर की ये कमीशन ने क्या कहा, कर दो भाई. इट सबमिटेड अ डिटेल रिपोर्ट इन 1955 and recommended the reorganization of the whole country into 16 states and 3 centrally administered areas. टोटल 16 प्लस 3 करने की रिकमेंडेशन फजल कमीशन कर दी. 16 राज्य बना दो लिंग्विस्टिक आधार में और 3 यूनियन टेरिटरीज बन जानी चाहिए. ठीक है, तो 16 प्लस 3 याद रखिए. बट सरकार ने एग्जैक्ट इनके रिकमेंडेशन तो नहीं मानी, 16 प्लस 3 तो नहीं किया, उससे भी ज़्यादा कर दिया. 16 की जगह में यहाँ पर 14 किया, 14, बट यूनियन टेरिटरी कर दिया 6 यूनियन टेरिटरी. तो फजल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था 16 प्लस 3, बट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत 14 प्लस 6 की रीऑर्गेनाइजेशन कर दी गई. और वो 14 के 14 राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सबको इसका नेम बिल्कुल जड़ से याद करना पड़ेगा और कोई भी ट्रिक इसका नहीं है. क्यों पूछा जाता है जब 1956 में बता तमिलनाडु बना था क्या, नहीं, तमिलनाडु नहीं बना था. उसकी जगह में क्या बना था, उसका जगह में उसका नाम था मद्रास. कर्नाटका बना था क्या, नहीं बना था, उसका जगह में बना था मैसूर. ठीक है, तो ऐसे हरियाणा बना था क्या, हरियाणा नहीं बना था. तब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश मिल के क्या था, यहाँ पर मात्र एक पंजाब थी और हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थी तब. ठीक है, तो आपको ये सबकी नेम्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, आपको याद करना पड़ेगा. उसके बाद कुछ दिन बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, 14 प्लस 6 बन गए. कुछ साल तक शांति रही, बट फिर से इन 14 के अंदर झगड़ा शुरू. इसमें मान लीजिए पंजाब है, पंजाब वालों ने कहा हम हरियाणा वालों के साथ नहीं रहेंगे, ये लोग हरियाणवी बोलते हैं, हम लोग पंजाबी बोलते हैं. तो ये सब करने के लिए क्या बैठा, फिर से एक कमीशन बिठाया गया जिसका नाम था शाह कमीशन ऑफ 1966, जिसने डिसाइड किया मात्र एक ही राज्य बनाया शाह कमीशन के तहत. क्या, पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया और हरियाणा को बना दिया 17th स्टेट ऑफ इंडिया. अभी तक कितने बने थे, 16 प्लस 4 17वां बन गया. कौन, हरियाणा बन गया अपना 17वां, 17th 70 नहीं 17वां राज्य, 17th राज्य. ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, शाह. अब जैसे हुआ और चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, दोनों के लिए कॉमन कैपिटल बना दिया. पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़, जो कि आज तक है. ठीक है, उसके बाद बना अब, और उसके बाद बहुत सारे राज्य बने जिसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1956 बना, 1960 में फिर क्या बना, महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग हो गया, बॉम्बे को 2 भाग कर दिया गया. 1961 में दादरा नागर हवेली को क्या यूनियन टेरिटरी का दर्जा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 के तहत दे दिया गया. ऑपरेशन विजय से गोवा को पोर्टुगीज लोगों से फ्री कर दिया गया. तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसकी कंप्लीट लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है. अच्छा, समझाने के लिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. अब यहाँ पर देखिए, जैसे 1962 और 1987 में देखिए दोनों में लिखा है क्या, गोवा, इधर भी लिखा है गोवा, बट दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पर गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था अलॉन्ग विद दमन एंड दीव बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962. बट वही 1987 में गोवा को इस यूनियन टेरिटरी से गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया. तो ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन पहले कब यूनियन टेरिटरी बना, कब राज्य बना. तो मैंने कंप्लीट लिस्ट, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो आपको ये मन लगा के पढ़ना पड़ेगा. ये कंप्लीट लिस्ट 2020 तक की, जहाँ पर 2020 में अभी फाइनली क्या टोटल 9 यूनियन टेरिटरी थे, बट दादरा एंड नागर हवेली को दमन और दीव के साथ मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बन गया, तो 9 से 8 यूनियन टेरिटरी बन गए. ठीक है, डिटेल लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, आप टाइम लगा के पढ़िएगा. अगर कुछ डाउट है कमेंट में पूछिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा. उसके बाद साल आती है 2000. 2000 में क्या होता है, बनता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड. छत्तीसगढ़ किससे बना, छत्तीसगढ़ बना आपका एमपी को भाग करके छत्तीसगढ़ बना. उत्तराखंड कहाँ से बना, यूपी को भाग करने से उत्तराखंड बना. झारखंड कहाँ बना, बिहार को भाग करने से झारखंड बना. ठीक है, ये लोग कब बने, एक साथ एक ही महीने के नवंबर 2000 में. 1 नवंबर को बनी छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बनी उत्तराखंड और उसी साल के 15 नवंबर को बनी झारखंड एज 26th, 27th एंड 28th स्टेट. 1, 9, 15 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, CUG 2000. ठीक है, उसके बाद अब है साल 2010. जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी बैठती है
क्यों? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने की जो डिमांड आती है, एक उनके मुख्य एक लीडर थे, उनका नाम था KCR, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर भी बनते तेलंगाना में 2014 में जब तेलंगाना बन जाती है। तो इस आदमी ने क्या कहा, नहीं भाई हम ये कभी भी आंध्र प्रदेश के साथ मिल के नहीं रह सकते, हमें अलग करो, हमें तेलंगाना राज्य चाहिए। तो इसके लिए कमेटी बिठाई गई जस्टिस BN श्रीकृष्णा की, जिन्होंने क्या कहा, दिस कमेटी वेंट अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, मना किया कि और राज्य का गठन ना किया जाए। क्यों? तेलंगाना में भी तो तेलुगु आदमी रह रहे हैं, आंध्रा में भी तो तेलुगु आदमी रह रहे हैं, तो ये तो अगर मान लीजिए तमिल होता है, अलग होने की बात करते तो तब समझ में आता, ये लोग तो तेलुगु है, ये भी तेलुगु है, तो मिल के रहने में दिक्कत क्या है। बट 2014 में क्या आ रही थी, 2014 में मोदी जी की सरकार आने वाली थी, ठीक है। तो 2014 क्यों ना इलेक्शन ईयर था, तो कांग्रेस ने 2013 में ही ये फैसला दे दिया कि भाई आंध्रा को तेलंगाना से अलग कर दो, ये सोच के कि तेलंगाना वाले और आंध्रा वाले खुश होके कांग्रेस को वोट दे के 2014 में फिर से जितवा देंगे। बट 2014 में कांग्रेस हार जाती है, इवन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा और तेलंगाना। तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है, बट पूरा सेंटर से कांग्रेस का नामो निशान हट जाता है, और हटा ऐसा कि अभी तक 12 साल हो गए कांग्रेस का नामो निशान नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो 2013 में बन गया तेलंगाना विथ 10 डिस्ट्रिक्ट, फाइनली 2014 में वहाँ पर सरकार बन गई, ठीक है। तो ये थी कुछ सारे राज्यों की कहानी, डिटेल लिस्ट बीच में और काफ़ी सारे राज्य बने हैं, जैसे कि अपनी मद्रास का नाम जो तमिलनाडु में बता रहा था, 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु बन गया। 1970 ये वाली कहाँ गई, 1973 ये वाली, 1973 में मैसूर वाज रीनेम टू कर्नाटका, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कब किसका नाम चेंज हुआ, सब यहाँ पर डिटेल लिस्ट मैंने दे दी है। अब आता है मेन पार्ट में, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं। सर्टन एरियाज वेर एस्टैब्लिश्ड एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन 1874। सबसे अभी आज जो हम लोग यूनियन टेरेटरी बन रहे हैं उसका नाम यूनियन टेरेटरी कैसे आया, सबसे पहले बना शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, ये साल था 1874। कुछ दिन बाद इसी को कहने जाने लगा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद जब आज़ादी के बाद इसे कहा जाना, आज़ादी के बाद भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो चल रहा था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के बाद से ये जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट फिर CCP अब है वो UT यानी यूनियन टेरिटरी, उसी के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, अब यूनियन टेरिटरी कैसे बनता है तो पढ़ लिए, राज्य कैसे बना वो भी पढ़ लिए। अब राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है पार्ट 5 में, कितनी, पार्ट 5 में, वो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी फिलहाल देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि एक पार्ट था पार्ट 7, छोड़िए ये वाला आगे वाला चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो क्योंकि आगे यूनियन टेरिटरीज की और कोई भी चर्चा नहीं होने वाली है, तो यूनियन टेरिटरीज को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आगे जाके यूनियन गवर्नमेंट और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखने से आपका काम खत्म। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटीज इज टेकन केयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके अंडर में होती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में होती है। यूनियन गवर्नमेंट का हेड कौन है, पूरा देश का हेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट खुद प्रेसिडेंट तो जाके सबका राज्य नहीं चलाएगा, तो वो क्या करता है, ही अपॉइंट सम एडमिनिस्ट्रेटर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, हर अभी मान लीजिए टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है ठीक है। तो 8 में 8 आदमी की ऐसे 8 आदमी, कितना हो, 4 4 8, तो ऐसे पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा जो इन 8 यूनियन टेरिटरीज को खुद चलाएंगे और डेली बेसिस में रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रेसिडेंट के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सेंटर हैंड है जो काम करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब देखिए, देयर आर 8 यूटीज इन इंडिया, आउट ऑफ विच 5 हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर। टोटल 8 में से अगर 5 के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो बाकी 3 के पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये 5 कौन कौन है जिनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दिया गया है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनका एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह के पुकारते हैं। देयर आर 8 यूटीज इन इंडिया, आउट ऑफ विच 3 हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। 3
आउट ऑफ 8 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनका अपना विधानसभा है। जैसे राज्य में होती है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक वैसा लेजिस्लेटिव असेंबली 3 यूनियन टेरिटरीज में है। वो कौन कौन है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। और किसी के पास भी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है यानी अपना कैबिनेट नहीं होगा। अपना कैबिनेट यानी अपना सीएम भी नहीं होगा। तो ऐसे मात्र 3 यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के पास अपना सीएम है, पुडुचेरी के पास अपना सीएम है, जम्मू कश्मीर के पास अपना सीएम है। दिल्ली के नए सीएम के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा, रेखा गुप्ता। जम्मू और कश्मीर का अभी कौन है? उमर अब्दुल्ला। आपका होमवर्क है, आपको बताना पुडुचेरी के अभी प्रेजेंट सीएम कौन बने। क्यों? अभी हाल ही में जस्ट तुरंत 2-4 दिन पहले ही पुडुचेरी में क्या इलेक्शंस की समाप्ति हो चुकी है। तो आपको बताना पुडुचेरी के प्रेजेंट सीएम कौन है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे कुछ चलता है यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर अपॉइंटिंग सम पर्सन हु आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। एक खासियत वाली बात है, दिल्ली कैन एडमिनिस्टर अपॉन ऑल सब्जेक्ट्स। दिल्ली में क्या अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में है और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, बट दिल्ली के पास 3 चीज़ में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। जो हम लोग दिल्ली पुलिस बोलते हैं ना, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। दिल्ली में जो भी ज़मीन जायदाद की काम होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका हक रहता है। और पब्लिक ऑर्डर क्यों ना पुलिस उसके पास है, पब्लिक ऑर्डर भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होता है। बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज का अधिकार उनके पास रहता है, बट सिर्फ ये 3 चीज़ दिल्ली की सरकार के हाथ में नहीं रहती है। उसके बाद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी और पुट इट अंडर एन एडजॉइनिंग स्टेट्स हाई कोर्ट। यानी अगर मान लीजिए, अब एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये अपनी इंडिया हुई, यहाँ पर है दमन एंड दीव, यहाँ पर है दादरा एंड नागर हवेली। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है? ये है महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अपनी हाई कोर्ट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट। अब खुद बताइए, ये 2 इतने छोटे हैं, इनके लिए एक हाई कोर्ट बनाना ठीक नहीं रहेगा, तो ये दोनों को भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन में रख दिया कि भाई तुम्हारा कुछ भी केस होगा तुम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल कर देना। ठीक है, तो उसी तरह अभी मान लीजिए चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ इतना छोटा यूनियन टेरिटरी, क्या उसके लिए हम लोग खुद एक हाई कोर्ट बना दे? नहीं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसी के तहत ही चंडीगढ़ में जो भी केसेस होंगे वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट के पास हक है कि वो यूनियन टेरिटरी का अपना एक हाई कोर्ट भी बना सकती है, और अगर नहीं चाहे तो दूसरे किसी हाई कोर्ट के अंडर में भी ला सकती है। जैसे कि टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को जैसे मैंने बताया वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में है। अंडमान एंड निकोबार का अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो कैलकाटा हाई कोर्ट में है। चंडीगढ़ का अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में है। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट के अंडर में आता है। पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में आता है। दिल्ली एकमात्र, यहाँ पर देखिए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऐसे टोटल 2 ही है आउट ऑफ 8 जिनका अपना हाई कोर्ट है। तो अगर क्वेश्चन आए हाउ मेनी यूटीज आर देयर जिनका अपना हाई कोर्ट है, एक दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है। बट लद्दाख को वही सेम जगह में, लद्दाख को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पास में डाल दिया गया। ठीक है, अच्छा, लद्दाख में अभी अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते होंगे आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, अभी जस्ट मैंने अप्रैल मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर वहाँ पर डाली हुई है। वहाँ पर मैंने एक करंट अफेयर डाली हुई थी कि लद्दाख में पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था लेह, एक का नाम था कारगिल, बट अभी वो डिस्ट्रिक्ट बढ़ के 5 हो गई है। ठीक है, तो आप अगर रेगुलरली पढ़ते रहते तो आपको पता रहता कि लद्दाख में अभी चेंजेस क्या हुई है। ठीक है, तो 2 से 5 एक्स्ट्रा 5 बढ़ गई है। अभी लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है, पहले 2 थी, अब एक्स्ट्रा 5 बन गई, टोटल 7 हो गई। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए और क्या, यहाँ पर एक लिख देता हूँ, बाय।